वेलकम टू आई एस पी सी एस फैक्ट्री। हम यहाँ पे PT 365 डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एज वेल इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं और केवल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है बल्कि इसके अलावा सिक्योरिटी इशूज़ को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं यहाँ पे। मैंने इनका एकदम साइनॉप्सिस बनाने का कोशिश किया है ताकि आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम दीपक एंड यूर वॉचिंग IASPCS फैक्ट्री। सो द फर्स्ट, अच्छा एक पहले मैं चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या इसको पढ़ने के बाद PT 365 पढ़ना है। आई डोंट थिंक सो। उसके बाद आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मोर देन एनफ है। एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट्स मिल जा रहा है आपको, PDF मिल जा रहा है, फिर आपको क्या चाहिए। ओके लेट्स स्टार्ट। यूनाइटेड नेशन पहला हमारा टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यह 24 अक्टूबर 1945 को बना था और 24 अक्टूबर को UN डे हम मनाते हैं। इंडिया 1945 से ही इसका मेंबर है, यानी एक फाउंडिंग मेंबर है। और इंडिया पहला ऐसा देश है जो UN में अपार्थेड के इशू को उठाया था। और इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने ऑल वुमेन कंटिजेंट UN पीस कीपिंग में, जो लाइबेरिया में हुआ था, उसमें भेजा था। देखिए, हम चीज़ों को अगर एक टॉपिक पे ही, अगर UN पे ही क्लास ले तो कई क्लास लग जाएगा, बट यहाँ पे हमारा पर्पस है PT 365 को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, ताकि आपकी जो आने वाली एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि BPSC, UPSC, UPPCS, इस तरह की जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज UN पीस कीपिंग। इसको मैंडेट कहाँ से मिलता है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मिलता है और मेंबर स्टेट्स ही इसमें ट्रूप्स को और पुलिस को कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इसका अपना पुलिस और ट्रूप्स नहीं है। ओके, यूनाइट एक अवेयर एप्लीकेशन है। बेसिकली यह लोकेशंस वगैरह, टेरेन के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है और क्या सिचुएशन है उसको बताता है, और इससे जो UN पीस कीपर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये इंडिया का प्रपोजल था और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया ने रखा था 1996 में, और तब से ये पेंडिंग है, यानी अभी तक पास नहीं हो पाया है। इसमें बेसिकली जो डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, जो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म है ना, उसको लेकर के। नेक्स्ट है UNHRC, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसमें इंडिया का री इलेक्शन हुआ है 2022 से 2024 के टर्म के लिए। इसमें 47 मेंबर स्टेट्स हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, और 3 साल का बता ही दिया टर्म होता है, जैसे 2022 से 2024 है यहाँ पे, 22, 23, 24। और उसके बाद इमीडिएट री इलेक्शन नहीं होता है आफ्टर द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। जैसे मान लीजिए कि इंडिया एक बार सर्व किया, 2 बार सर्व किया, तो उसके बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर से हो सकता है। नेक्स्ट इज G4 यानी ग्रुप 4। ये ग्रुप 4 4 देशों का ग्रुप है, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान, जो UNSC में परमानेंट सीट की मेंबरशिप की डिमांड कर रहे हैं। इंडिया एक और ग्रुपिंग के साथ मिलकर के काम कर रहा है जिसका नाम है L69। ये लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। किस महाद्वीप से? तो एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। और ये बेसिकली दोनों, चाहे वो G4 हो और L69, इन दोनों के साथ इंडिया काम कर रहा है फॉर द रिफॉर्म्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इंडिया 8th नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है UN सिक्योरिटी काउंसिल का 1 जनवरी 2021 से, और 2 साल का टर्म होता है। आपको पता है ये BPSC के 67वीं में अभी पूछा गया था। प्रेसिडेंसी इसकी रोटेट करती है ऑन मंथली बेसिस। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार उसको सजा देते हैं, जिसका जिसका नाम आएगा, जैसे A का नाम पहले आया फिर B का, तो इस तरह से सजा देते हैं। इसकी रिजोल्यूशंस बाइंडिंग होती हैं और यह केवल एकमात्र UN का ऑर्गन है जिसके पास कह सकते हैं कि टीथ है, दांत है, या फिर कह सकते हैं कि बाइंडिंग डिसीजंस ले सकता है। नाउ कॉफी क्लब क्या है? कॉफी क्लब, जैसे ये G4 जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये बेसिकली उसको अपोज करते हैं। और याद रखने का तरीका है कि उसके अगल बगल के ही देश हैं। जैसे जर्मनी है तो उसके बगल का देश इटली है, उसमें इंडिया है G4 में तो इसमें पाकिस्तान है, इसी तरह से मैक्सिको, इजिप्ट, तो ये कंट्रीज हैं कॉफी क्लब में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉफी क्लब का दूसरा नाम क्या है। ओके, UNSC रेजोल्यूशन 2593 ये UNSC ने अपनाया और ये इंडिया द्वारा प्रस्तावित था। किससे संबंधित है? तो दिस इज बेस्ड ऑन द अफगान क्वेश्चन।
जब अगस्त 2021 में भारत ने प्रेसिडेंसी संभाली थी यूएनएससी का, तो उस समय ये लाया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन 67th बीपीएससी में पूछा गया था इस बार। ओके, यूएनएससी रेजोल्यूशन 2615 यानी 15 का क्या है, तो अगेन ये भी अफगानिस्तान पे था, रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटेरियन एड। कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे वुमेन को लेकर के एक यूएनएससी रेजोल्यूशन मेंस में ही यूपीएससी ने पूछ दिया था। ओके, नाउ G20 G20 है ग्रुप 20। इसमें हम बैकग्राउंड बाद में देखते हैं। पहले देखिए कि इंडिया ने G20 की ट्रोइका में इंडिया ने खुद को शामिल किया है। ट्रोइका का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो करंट प्रेसिडेंसी है, प्रीवियस प्रेसिडेंसी और आने वाली प्रेसिडेंसी, इन तीनों को मिलाकर के ट्रोइका बनता है। तो करंट में इंडोनेशिया, इसके पहले था इटली, और जो उसके बाद होगा वो इंडिया होगा। और इंडिया का जो कार्यकाल शुरू होता है वो दिसंबर 1, 2022 से नवंबर 30, 2023 तक। और तीनों को याद करने का देखिए कोड कितना आसान है, आई। ठीक है, मतलब इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। अच्छा, यूएनएससी का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, प्रेसिडेंसी रोटेट कर रही होती है। 1999 में ये बना था एंड सिंस 2008 इसके जो हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है वो ईयरली समिट में एकदम पार्टिसिपेट करते ही करते हैं। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर का मतलब जब बना था तभी से मेंबर्स है। अब मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं G20 का, तो एक तो यूरोपियन यूनियन है प्लस 19 देश हैं। तो याद करने का कुछ तो आसान तरीका हो, तो देखिए अगर आपको G7 कंट्रीज याद हैं, G8 बेसिकली कहिए, अगर रसिया भी एक्सपेल कर दिया गया हालांकि रसिया को, तो G8 प्लस ये कुछ कंट्रीज हैं। जैसे G8 में कौन कौन से हैं, 3 तो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, उसके अलावा जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा एंड रसिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका से सिर्फ साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका से सिर्फ, उसके बाद मतलब बचता है मैक्सिको, वैसे यूएसए को हमने इंक्लूड कर लिया और कनाडा को। साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, दोनों जो बड़े बड़े देश हैं। और यूरोप से टर्की एंड यूरोपियन यूनियन, ऊपर हमने दे दिया बाकी। और एशिया से यहाँ हमने जापान को दिखा दिया था। अब इसके अलावा एशिया से जो बचा हुआ है वो है इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी एंड साउथ कोरिया। नाउ हमारा अगला टॉपिक है WHO। बजट की इसकी सोर्स है असिस्ट कंट्रीब्यूशन और कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। वॉलंटरी मतलब कि स्वयं से जो देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। एक टर्म चर्चा में था सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि WHO ने ये WHO का बेसिकली प्रपोजल है। ये किससे संबंधित टर्म है, तो WHO से। WHO का प्रपोजल है कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को मैंडेटरी रूप से धीरे धीरे बढ़ाया जाए। नाउ अगला हमारा थीम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चर्चा में था क्योंकि ईरान इसका 9वां परमानेंट मेंबर बन गया। 9th परमानेंट मेंबर इज ईरान एंड 21st मीटिंग ऑफ SCO was held at Dushanbe, Tajikistan in September 2021. It is a permanent intergovernmental political, economic and military organization and found in Shanghai as Shanghai 5। 1996 में Shanghai 5 के रूप में बना था and in 2001 it came into being as SCO। अच्छा, संघाई 5 में कौन था, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और इसके अलावे जो मेंबर्स बने वो बने उज्बेकिस्तान, और इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों 2017 में बन गए थे। और 9th मैंने बता ही दिया ईरान। हेडक्वार्टर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का संघाई में नहीं है बल्कि बीजिंग में है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है और चेयरमैनशिप जो होती है वो रोटेशन पे होता है मेंबर्स के बीच में। नाउ SCO से रिलेटेड टर्म है रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी टास्कन में लोकेटेड है और इसकी अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और उसका चेयरमैन इंडिया था। और नोट करने वाली बात है कि पाकिस्तान ने भी अपना मतलब रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भेजा था। अभी रिसेंट में 4-5 दिन पहले की मैं घटना बता रहा हूँ, या मतलब मैक्सिमम 10 दिन हुआ होगा। तो ये घटना थी, ठीक है। तो शाहबाज शरीफ आपको पता ही है कौन है, बताइए मुझे। वर्किंग लैंग्वेज SCO में है रसियन एंड मैंडरिन चाइना का लैंग्वेज है। ओके, और नेक्स्ट इज आसियान मीन्स एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया और आसियान का डिजिटल वर्क प्लान 2022 को अप्रूव कर दिया गया है।
It was established in 1967 through the Bangkok Declaration. There are 10 members in ASEAN and their names are Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei and Singapore. सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? तो जकार्ता में है। अच्छा, जकार्ता पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी, अभी नू संतारा हो गई है। थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड में आसियान एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड वाइड और थर्ड इकोनॉमी है एशिया में। एंड इसने खुद को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। नाउ थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कौन है कि 13th समिट जो है ब्रिक्स का, वो इंडिया ने चेयर किया था, आपको पता है, पिछले साल 2021 में, और उसका थीम था ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15। इतना भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा प्रीलिम्स में। और पूरा थीम था इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। याद करने का तरीका यहाँ देखिए, सी 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 सी, यानी 4 बार सी आया है। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसमें आया। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक हम देख लेते हैं थोड़ा ब्रिक्स का। तो ये इसका काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को ये फंडिंग करता है ब्रिक्स कंट्रीज में। देन कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA, इसका काम है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना अगर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है तो। देन 14th ब्रिक्स समिट, 13th तो आपने देख लिया इंडिया में, 14th जो है वो चाइना में होगा और चाइना ने इसका काम शुरू भी कर दिया है 1 जनवरी 2022 से। अभी हुआ नहीं है ये समिट, आने वाले समय में होगा और चेयरमैनशिप मतलब मिल गया है चाइना को। और पहला ब्रिक्स का शेरपा मीटिंग अभी जनवरी 2022 में ही हुआ, तो ऑफ कोर्स चाइना में ही होगा जब चाइना ने चेयरमैनशिप ले ली है। तो शेरपा बेसिकली एक शब्द है जो नेपाल में शेरपा होते हैं ना, जो हिली एरियाज में आपने देखा होगा, लोगों को गाइड करते हैं, कि एक तरह से टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते हैं। तो शेरपा, प्रत्येक देश का एक शेरपा होता है एक समिट के लिए, ठीक है। 12th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी को किसने होस्ट किया? तो ये इंडिया ने होस्ट किया। नाउ अगला है ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने देखा, उसी के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन है कि इजिप्ट इसका चौथा नया, मतलब नए मेंबर्स में चौथा है। उसके अलावे है बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे। हेडक्वार्टर इसका संघाई में है और ये NDB बना था 6th ब्रिक्स समिट जो फोर्टलेजा 2014 में हुआ था। बताइए फोर्टलेजा कहाँ लोकेटेड है? मेंबरशिप ओपन है टू ऑल द UN मेंबर्स। ये फंड करता है न सिर्फ पब्लिक प्रोजेक्ट्स को बट ऑल्सो द प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ब्रिक, और केवल ब्रिक्स नेशंस में ही नहीं करता है, उसके अलावा जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें भी फंडिंग करता है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केवल फाउंडिंग मेंबर्स में से ही हो सकते हैं ऑन ए रोटेशनल बेसिस। नाउ अगला इंस्टीट्यूशन है हमारा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क का चार्टर ढाका 1985 बांग्लादेश में आपको पता है, और हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसका सबसे नया मेंबर अफगानिस्तान है। और लास्ट जो सार्क की समिट हुई थी वो काठमांडू 2014 में हुई थी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। ये कुछ रिलेटेड थे फैक्ट सार्क से। नाउ अगला है इंटरनेशनल लॉ कमीशन। यह एक UN बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था 1947। इसमें 34 मेंबर्स हैं। चर्चा में था क्योंकि इंडिया के प्रोफेसर बिमल पटेल को इसमें चुना गया है। ओके, अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये ना UN का मेन जुडिशियल ऑर्गन है, मतलब हाईएस्ट जो जुडिशियल ऑर्गन होता है कहीं भी, तो ये वही है। और इसको 1945 में जब UN इस्टेब्लिश किया गया था तो उसी साल बनाया गया और हेग में इसका मतलब लोकेशन है। और यह केवल एकमात्र, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं UN के, उसमें ये केवल एकमात्र ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है। और इसमें टोटल 15 जजेज होते हैं, 15, एंड दे हैव ईच जज हैज़ द टर्म ऑफ 9 years एंड इट्स डिसीजंस आर फाइनल एंड बाइंडिंग एंड देयर कांट बी एनी अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजंस। ओके, नेक्स्ट है इंटरपोल। ये इंटरपोल इसलिए चर्चा में था क्योंकि इंडिया के प्रवीण सिन्हा जो CBI के स्पेशल डायरेक्टर थे, रह चुके हैं, तो प्रवीण सिन्हा को बेसिकली इसमें इलेक्ट कर लिया गया है। एक किस लिए?
एज द डेलीगेट फॉर एशिया इन इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। हेडक्वार्टर इसका लॉयन फ्रांस में है और इंडिया में सीबीआई इसका नोडल है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल का मतलब होता है कि एक देश दूसरा देश इस तरह से प्राइवेट नहीं होगा, और बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में इसको क्रिएट किया गया, बट हेडक्वार्टर वियना में है। ना ओपेक तो हो गया, ओपेक प्लस क्या है, इसमें वैसे 10 नॉन ओपेक मेंबर कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे रसिया, सूडान, साउथ सूडान, मैक्सिको, मलेशिया। सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा इंडिया इसमें नहीं है। ओके, AIIB तो इसको तो हमने पढ़ा दिया है वैसे इकोनॉमी में, बट एक चीज छूटा था कि उर्जित पटेल को इसमें इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, बाकी आप इकोनॉमी के लेक्चर में देख लेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, देखिए लेकिन RSF चूंकि फ्रेंच नेम है ना तो इसलिए RSF लिखते हैं, तो पेरिस में है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जारी करता है, और इसको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है कहाँ पे, तो UN, यूनेस्को एंड काउंसिल ऑफ यूरोप में। नेक्स्ट है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये एक UN बेस्ड फोरम है और इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया है। नाउ सिक्योरिटी इशूज को हम देख लेते हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये शॉर्ट हैंड मैंने लिख दिया, मोर देन, इसको जैसे अगर कहीं भी ऐसा है तो आप समझ जाएंगे कि ये मोर देन लिखा है। ओके, मोर देन 90% जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सिपरी का रिपोर्ट कहता है वो रसिया और USA को मिला दें तो 90% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इन्हीं के पास हैं। कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में आई थी। इसमें केवल आप अंडरग्राउंड टेस्ट को कर सकते थे, जैसे कि आप अंडर वाटर या फिर एयर में या स्पेस में नहीं कर सकते थे। देन आया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इफेक्ट में आया 1970 से, 1968 में वैसे साइन हो गया था। तो ये केवल एकमात्र बाइंडिंग कमिटमेंट है इन द मल्टीलैटरल ट्रीटी फॉर दिस पर्पस। इसमें 3 पिलर्स थे इसके, एक की प्रोलिफरेशन को कंट्रोल किया जाए, दूसरा डिसआर्मामेंट पे फोकस किया जाए एंड पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी हो। देन आया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में, इसने कंप्लीट ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पे बैन लगा दिया। एंड देन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स जो 2020 से फोर्स में आया है और ये लीगली बाइंडिंग है। लेकिन इसमें ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने इसको साइन नहीं किया है। ओके, अगला है कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ये 1969 में बना था एज द सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएटिंग फोरम, नथिंग टू एक्सप्लेन। ओके, अगला है इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम किसी पे पहला अटैक नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। दूसरा है कि CMT, सॉरी मैं इसका फुल फॉर्म भूल गया, इसको हम कमेंट सेक्शन में, ये टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद है कि मैसिव रिटालिएशन, यानी हम पे अगर आप रिटालिएट करते हैं तो हम जो रिटालिएट करेंगे वो काफ़ी मैसिव होगा न्यूक्लियर, ठीक है, अगर आप हम पे पहले अटैक करते हैं तो। और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है उसके अगेंस्ट में हम यूज नहीं करेंगे, जैसे जिसके पास न्यूक्लियर है ही नहीं तो उसके खिलाफ हम यूज नहीं करेंगे। ओके, अगला है काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, CTED। ये UNSC रेजोल्यूशन 1535 ने इस्टेब्लिश किया टू सपोर्ट UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी को सपोर्ट करने के लिए। नाउ CTC फिर क्या है, तो ये 9/11 जो इंसिडेंट हुआ था USA में, US पे अटैक, तो उसके बाद इसको बनाया गया था UN रेजोल्यूशन 1373 के द्वारा, और चर्चा में है क्योंकि इंडिया 2022 में इसको चेयर करेगा। ओके, प्रेजेंटली कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म का ना। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम क्या UN का पार्ट है, तो नहीं है। अगला है ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, ये 11th ब्रिक्स मीटिंग ऑफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, वहां पे इसको अडॉप्ट किया गया, जिसको वर्चुअली इंडिया ने होस्ट किया। उसके बाद है हाइब्रिड टेररिस्ट्स, ये क्या होते हैं, तो ये वैसे लोग होते हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं और स्टैंड बाय मोड पे रखे गए हैं, यानी कि जब उनको काम दिया जाएगा तो वो कैरी आउट करते हैं, उनको जो काम दिया, कैरी आउट ए टास्क असाइंड टू देम इन देयर नॉर्मल वर्क। जैसे उनको दिया गया कि यहाँ पे जाकर के ये अटैक में तुम शामिल हो जाओ, वो जाएगा, शामिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो नॉर्मल अपना, मान लो किसान है तो किसानी का जीवन जीने लगेगा। तो पूछेंगे कि क्या ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, तो नो,
ओवरग्राउंड वर्कर्स इनसे अलग होते हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना, कैश देना। ये बेसिकली ओवरग्राउंड वर्कर्स सिंपैथाइजर्स होते हैं जो मनी या फिर शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगला है मिशन शक्ति। इंडिया ने 2019 में इसको टेस्ट किया। ये क्या है? बेसिकली एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, यानी एसैट है, जो एक सैटेलाइट को टारगेट करता है इन द लो अर्थ ऑर्बिट। इंडिया चौथा देश है यूएसए, रसिया और चाइना के बाद जिसके पास ये शक्ति आई है। ब्रह्मोस, ये दो शब्द से बना है, ब्रह यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एंड मोश, यानी ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कावा, ये दोनों देशों की नदी है, इंडिया और रसिया की। ये बेसिकली लॉन्ग रेंज की सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल है और इसको लैंड, सी एंड एयर से लॉन्च किया जा सकता है अगेंस्ट द सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट्स के खिलाफ। हमने बता ही दिया कि इंडिया और रसिया है इसमें, ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कावा नदी है, 2 स्टेज का मिसाइल है, पहला सॉलिड दूसरा लिक्विड रामजेट है, और फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे ये काम करता है। शुरू में रेंज इसका 290 किलोमीटर था, जब तक इंडिया जो है एमटीसीआर का मेंबर नहीं था, लेकिन जैसे ही इंडिया 2016 में एमटीसीआर का मेंबर बनता है, इसकी रेंज को एक्सटेंड करके 450 किलोमीटर एंड लेटर ऑन 600 किलोमीटर कर दिया गया। नाउ कुछ सिमिलर मिसाइल्स देखते हैं, जैसे कि टोमाहॉक, ये यूएस एंड एलाइज का है, सी ब्रेकर इजराइल का, HT-1 चाइना का, एंड P-800 ओनिस किया याकहंट रशिया का। नाउ अगला है सृजन पोर्टल। तो बेसिकली एमएसएमई जो स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज की इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सृजन पोर्टल है। देन है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। ये एक यूनिफाइड कमांड है फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जो एक सिंगल कमांडर के रूप में काम करेगा। इसको दोनों, चाहे वो कारगिल रिव्यू कमेटी हो या सिकाटकर कमेटी हो, दोनों ने इसको प्रपोज किया था कि ऐसा होना चाहिए। सिकाटकर ने कहा था 3 होना चाहिए, एक नॉर्थ, एक वेस्ट और एक मैरीटाइम के लिए साउथ में। और सीडीएस को ये टास्क दिया गया है ताकि वो मतलब ये थिएटराइजेशन ड्राइव जो है इसको प्रमोट कर सकें। नाउ सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता ही है, पहले हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया। तो सीडीएस प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन दी ऑल द ट्राई सर्विस मैटर्स। और इनकी स्टेटस जो होती है, अगर रिटायरमेंट एज को देखेंगे तो उसके सेंस में तो सीएजी, सीईसी एंड सीवीसी के बराबर में। नाउ यूएपीए काफी चर्चा में था। यूपीएससी ने 2019 में तो इस पे मेंस जीएस 3 में क्वेश्चन भी पूछा। यूएपीए 1967 की क्या अमेंडमेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में चर्चा में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रोब को एक्सटेंड कर सकते हैं अंडर यूएपीए, नॉट द मजिस्ट्रेट्स। एंड इतना ये चर्चा में था। नाउ अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो 90 डेज के अंतर्गत कंप्लीट करना होता है, अन्यथा आपको डिफॉल्ट बेल देना पड़ेगा। 2019 में क्या अमेंडमेंट हुआ कि सेंटर अगर चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल को टेररिस्ट करार दे सकती है, यानी घोषित कर सकती है। एनआईए की जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, वो अप्रूव कर सकते हैं सीजर और अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। और एनआईए का कोई ऑफिसर जो इंस्पेक्टर या उस ऊपर रैंक का हो, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है टेररिज्म के केसेस को। नाउ अगला है तीसरा, यानी थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड जो 2020 में हुआ। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने शामिल हुए। और सेंटर ने कहा है कि एक कमीशन का गठन करेगा जो डिमार्केट एंड रिकॉग्नाइज करेगा द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यही वो रीजन है। यहाँ आसाम का मैंने एक रफ स्केच बनाया है। ओके, अगला है कार्बी पीस अकॉर्ड। ये कार्बी आंगलोंग जो अनरेस्ट चल रहा था उसको खत्म करने के लिए था। अच्छा, कार्बी आंगलोंग ना असम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और 6 शेड्यूल्स के प्रोविजन इस पे अप्लाई होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे करीब, तो ये कार्बी आंगलोंग रीजन है, यहाँ मैंने लिख दिया है। और इसके नीचे यानी साउथ में अगर देखेंगे तो ये नॉर्थ कचार है, और नॉर्थ कचार के नीचे देखेंगे तो कचार डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, यहाँ पे असम के बिल्कुल एंड में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आता है। अच्छा, लखीमपुर जिला एक यूपी में है, लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर जिला जो है असम में भी आता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच ये एग्रीमेंट हुआ। और कार्बी इंसर्जेंसी क्यों हो रहा था? ये चाहते थे कि एक सेपरेट स्टेट ऑफ कार्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ कचार हिल्स, इसी के लिए एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। नाउ अगला है कि पंचतंत्र प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसका है? तो नीति आयोग का है। नेक्स्ट इज आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, ये 2017 में बनाई गई थी फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द आइलैंड्स। और मोटा भाई इसको चेयर करते हैं। मोटा भाई कोई नहीं है, अपने अमित शाह जी हैं, क्योंकि जो भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होगा ना वो चेयर करेगा।
जरूरी नहीं है कि मोटा भाई हमेशा करेंगे। और मोटा भाई गुजराती में ना मोटा भाई बड़े भाई को कहते हैं वैसे। EEZ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हम बात कर रहे हैं। इसको अनक्लॉज डिफाइन करता है। अनक्लॉज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, इकोनॉमी वाले में आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है जो सोर एरिया होता है वहाँ से, और इसमें एक्सप्लोरेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट्स होते हैं। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है कि टेरिटोरियल सी फ्रॉम द सोर हम देखेंगे, बेस लाइन अगर सोर को मानते हैं तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, कॉन्टिगुअस जोन 24 नॉटिकल माइल तक, और EEZ हमने देख लिया 200 नॉटिकल माइल तक। और EEZ के बाद हाई सी होता है, उसके बाद जितना भी देख लेंगे एरिया। नाउ अगला है AUKUS, AUKUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। इनका ये सिक्योरिटी अलायंस है। इन विच रीजन? फॉर द इंडो पैसिफिक। नाउ अगला है पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव। इसका काम है कि इलिसिट जो ओपियम ट्रैफिकिंग है अफगानिस्तान में, उसको कंट्रोल करने के लिए था, और इंडिया भी इसका पार्ट है। नाउ नेक्स्ट इज दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन शामिल हुआ, और अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है आफ्टर द तालिबान कैप्चर, तो उसकी डिस्कशन के लिए था। ADIZ मतलब एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये एक एयर स्पेस होता है, लैंड के भी ऊपर हो सकता है और वाटर के भी ऊपर हो सकता है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है कि अगर कोई भी दूसरे देश का एयरक्राफ्ट अगर इनकर्जन करता है उसकी सोवरेन जो एयर स्पेस है वहाँ पे, तो पॉसिबल एक्शंस लिए जा सकते हैं। अच्छा, दो देशों का जो ADIZ है वो ओवरलैप भी कर सकता है। ये कोई बाइंडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के ADIZ में अगर कोई दूसरे देश का आ गया प्लेन, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको शूट कर देंगे। शूट करने से पहले आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। यू कांट शूट डाउन द एयरक्राफ्ट विदाउट नोटिफिकेशन। नाउ अगला है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान कंटिन्यू है ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार नज़र मार लेंगे। टर्की, जॉर्डन और माली, इनको भी ऐड कर दिया गया है। मॉरिशस और बोत्सवाना को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। FATF वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1989 फॉर कर्बिंग मनी लॉन्ड्रिंग, और टेररिस्ट फिनांसिंग भी इसमें है, और इंडिया इसका मेंबर है FATF का। अच्छा, 5 आइज क्या है? 5 आइज में बेसिकली 5 देश हैं, USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और ये अब एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए बना है। नाउ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री में, और डिफेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। नाउ प्रोजेक्ट 75I यानी इंडिया, ये 6 मॉडर्न कन्वेंशनल जो सबमरीन्स हैं, तो उनके इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन के लिए है। नाउ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मतलब डिसॉल्व करने का फैसला लिया है। देन है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें ओरिजिनली इंडिया, श्रीलंका और मालदीव है, सेक्रेटेरिएट कोलंबो में है। देन लॉन्ग फोर सेल, इस शब्द का संबंध किससे है? देन दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फ्लॉ। रेविल का मतलब है RE से रैंसमवेयर जो एक मालवेयर है, और विल से इविल, तो R से रैंसमवेयर एंड इविल उसके बाद है। और ये एक रशियन हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। 67 BPSC में पूछा था। पिगासस बेसिकली एक स्पाईवेयर है, और ये इजराइल का है, इजरायली कंपनी है NSO ग्रुप। नाउ BSF चर्चा में था क्योंकि इसको अभी पावर दे दिया गया है कि अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं वहाँ से 50 किलोमीटर तक सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है एंड सीज कर सकता है प्रॉपर्टीज वगैरह को। ये बना था 1965 में। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इसका काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी के साथ साथ काउंटर इंसर्जेंसी एंड अदर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज भी हैं। नाउ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव इसका रिव्यू हो। ये बेसिकली यूथ डेवलपमेंट मूवमेंट है, 1948 में एग्जिस्टेंस में आया था, वॉलंटरी बेसिस पे है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेशनल लेवल पे देखता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सारी स्टेट्स में देखता है। नाउ मंथन 2021 क्या है? तो ये एक हैकाथन है, बेसिकली टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है। किस चीज़ पे? तो ऑन द सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। किसने ऑर्गेनाइज किया? तो MHA का बॉडी है BPRD, ब्यूरो फॉर द पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसके साथ मिल करके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, शिपिंग से संबंधित व्हाइट जो शिप है तो वो कॉमर्शियल होती है, ग्रे फॉर द मिलिट्री एंड ब्लैक इलीगल पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना, ये इंडियन आर्मी का है और इसका लक्ष्य है कि वहाम का मतलब होता है विनिंग हार्ट एंड माइंड।
किसका हार्ट एंड माइंड को जीतना है, तो रेजिडेंट्स ऑफ JNK एंड लद्दाख, जैसे मान लीजिए कि स्कूल्स में विजिट कराना होता है, इस तरह के कार्यक्रम को ये ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है PT 365 IR इन सिक्योरिटी का मिसलेनियस। इसमें हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे नॉन अलाइंग मूवमेंट NAM। इसके अगर फाउंडिंग फादर्स देखेंगे तो 5 देश के थे, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना एंड यूगोस्लाविया। ओरिजिन हुआ बांटुंग कॉन्फ्रेंस 1955, बांटुंग इंडोनेशिया में है, पंचशील प्रिंसिपल पे आधारित है। 120 देश इसके अभी करंट में मेंबर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके मेंबर्स हैं अफ्रीका से हैं 53। ओनली 2 देश हैं जो यूरोप से हैं, उनका नाम है बेलारूस एंड अजरबैजान। आप क्वेश्चन बताइए, क्या नॉर्थ अमेरिका से कोई देश इसका मेंबर है या नहीं है? ओके। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये बेसिकली डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी शब्द को क्वाइन किया था इंडिया के जियो स्ट्रैटेजिस्ट हैं ब्रह्मा चेलानी, 2017 में इन्होंने क्वाइन किया था इसको। और चर्चा में इसलिए था क्योंकि मॉन्टेनिग्रो जो कंट्री है ये चाइनीज लोन के कारण जो है वो दब गया और डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया। ऐसा नहीं है कि मॉन्टेनिग्रो केवल अकेला देश है, आपने देखा होगा कि श्रीलंका भी बुरी तरह फंसा। तो इस तरह की चीजें कि मतलब लोन दे दो और इतना लोन दे दो कि जब वो चुका ही ना पाए एक तरह से, और वो उसी में फंस के रह जाए और उसको जो है हड़प लो उसकी संपत्ति को। तो ये चाइना की नीति रही है। आप हमें बताइए मॉन्टेनिग्रो कहाँ लोकेटेड है? ओके। अगला है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफ्रा फाइनेंसिंग। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क फॉर द इंडो पैसिफिक, CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से क्लियर है, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसमें यूनाइटेड नेशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडेड हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये हमने ऑलरेडी इकॉनमी वाले में कर लिया है कि इसमें इंडिया, जापान ये सब इंक्लूड है, ताकि एशिया और अफ्रीका में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। देन अगला है कि यूरोपियन यूनियन न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी, ये यूरोपियन यूनियन एशियन पार्टनर्स के साथ। और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बाय ग्रुप 20 यानी G20, किस लिए? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करे। कहाँ पे? तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स में। नाउ इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन देखते हैं। रशिया का जो न्यूक्लियर मेजर है रोसाटॉम, तो ये कुरानकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है विथ NPCIL। NPCIL क्या है? तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक अफेयर्स। अच्छा, भारत का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स 14 देशों के साथ है, 14 कंट्रीज के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने ना ही NPT को साइन किया है और ना ही NSG का मेंबर है। और ऐसा मतलब पहला देश है कि जो NPT को साइन ना किया हो, NSG का मेंबर नहीं हो, उसको इस तरह से सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हो। अच्छा, इंडिया ने ना सेल्फ मोराटोरियम ले रखा है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को नहीं करेंगे आफ्टर पोखरण 2 जो 1998 में वाजपेयी जी ने किया था। ओके। NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये क्या है बेसिकली कि 1974 में इसको बनाया गया था जब इंडिया ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा यानी पोखरण 1 जो न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। इंडिया फ्रांस अगर न्यूक्लियर में देखें तो फ्रांस ही एकमात्र वेस्टर्न कंट्री है जिसने हमें सपोर्ट किया था जब हमने 1974 के बाद न्यूक्लियर ये किया था उसमें। इसमें सोवियत नहीं इंक्लूडेड है, अलग से है। ओके। पहला जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट मतलब 2008 में जब NSG से हमें वेवर मिला, स्पेशल वेवर मिला था, तो फ्रांस पहला देश था जिसने हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन किया था। और जैतापुर जो न्यूक्लियर प्लांट है वो फ्रांस के सहयोग से है। इंडिया रसिया ऑफकोर्स कुडानकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो तमिलनाडु में है इसके सहयोग से है। एंड इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम थर्ड कंट्री में न्यूक्लियर एनर्जी का कोऑपरेशन करेंगे फॉर द पीसफुल यूज, और यही बांग्लादेश में इन्होंने रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए किया। ये 63rd BPSC में क्वेश्चन आ चुका है। ओके। इंडिया USA में 1, 2, 3 डील हुआ था और USA ही हमें हेल्प किया था NSG से वेवर मिलने में। और 2009 में हम IAEA के इंस्पेक्शन में आ गए। IAEA पे हम डिटेल में बात प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इंडिया जापान 2016 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होता है और 2017 में फोर्स में आता है। एक नलिफिकेशन क्लॉज रखा गया इसमें कि अगर इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। समिट फॉर डेमोक्रेसी USA ने ऑर्गेनाइज किया। नाउ ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 आइडिया, शॉर्ट में याद रखेंगे। आइडिया ने इसका फुल फॉर्म हुआ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो ये इसको जारी करता है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है आइडिया का। नाउ सिडनी डायलॉग का संबंध जो है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, किस तरह की इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे था।
अच्छा, इंडिया जो है ना वो तीसरा सबसे बड़ा एंड फास्टेस्ट, सबसे तेजी से ग्रो करने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के पास है। नेक्स्ट है कि 16th ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में ना 18 देश आते हैं एशिया पैसिफिक के, या 10 देश आसियान के जिनको हम ऊपर बताए। इसके अलावा इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड रशिया है। इंडिया इसका मेंबर है जब से ये बना था, यानी कुआलालंपुर 2005 से। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। ब्रुनेई ने 16th समिट को होस्ट किया था, और आसियान के भी समिट को ऑफकोर्स ब्रुनेई ने ही होस्ट किया था। डीसी मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज, तो डीसी का स्टेटस अभी चर्चा में था, अगला थीम है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी क्या किया है कि बांग्लादेश, नेपाल और लाओस को एलडीसी से यानी लीस्ट डेवलप कंट्रीज से डीसी में मतलब उनका स्टेटस को रिवाइज कर दिया है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है? हर 3 साल पे, पहली चीज कि हर 3 साल पे इनको रिवाइज किया जाता है 3 क्राइटेरिया के आधार पे। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ह्यूमन एसेट्स, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। नाउ चाइना को भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज का स्टेटस डब्ल्यूटीओ में मिला, ये तो बहुत ही अनफेयर है वैसे। अब इसमें फायदा क्या हो जाता है तो कि एसएनडीटी प्रोविजंस का बेनिफिट मिल जाता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल जो टैरिफ्स हैं, और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का बेनिफिट्स मिल जाता है। जीएसपी क्या होता है कि मतलब नॉन रेसिप्रोकल बिहेवियर होता है इसमें, कि जरूरी नहीं कि आप हम पे लगा रहे हैं कोई टैरिफ वगैरह तो हम भी आप पे लगाएंगे, चूंकि आप कमजोर हैं तो हम आपका मदद कर देंगे। मतलब एक ही तरफ से मदद की, एक तरफ से आप समझ सकते हैं। बहुत चर्चा में था जीएसपी जब अमेरिका ने भारत को हटाया इसमें से। तो नो डब्ल्यूटीओ डेफिनेशंस ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का कोई डब्ल्यूटीओ में डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा डेवलपिंग होगा है। मेंबर्स सेल्फ ब्रांड करते हैं खुद को, जैसे कि इंडिया में बाबा लोग करते हैं खुद को कि हम बाबा हैं, हम योगी हैं, साधु हैं। मैं योगी जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई इस तरह से ना लिखे। और मेंबर्स जो है चैलेंज कर सकते हैं कि आपका डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस नहीं है, आप डेवलप हो चुके हैं। और इंडिया के मेंबरशिप को चैलेंज भी किया है। चाइना के भी इनफैक्ट मेंबरशिप को कई बार चैलेंज किया गया है। ओके, अगला है आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल 3। ये आइसलैंड एंड जापान ने ऑर्गेनाइज किया। पहला हुआ था मतलब यूएसए में और दूसरा जर्मनी में, और ऐसा पहली बार इस बार हो रहा है 3 वाला कि ये एशिया में हो रहा है और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अब अगला है ट्रोइका प्लस। इसमें है पाकिस्तान, रशिया, यूएस एंड चाइना फॉर व्हाट? टू डिस्कस द अफगानिस्तान क्वेश्चन। और इसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तालिबान के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। नाउ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ये हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। Q1 का आया था तो उसमें इंडिया को 83rd रैंक मिला और जापान एंड सिंगापुर ज्वाइंटली टॉप्ड। नाउ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया वाराणसी में। इसका नाम है रुद्राक्ष, और किसके अंतर्गत? तो क्योटो वाराणसी पार्टनरशिप जो सिस्टर सिटी कोऑपरेशन का पार्ट है। कुछ और न्यूज थे जो चर्चा में थे, रीजन्स थे अफ्रीका के जो चर्चा में, उनको देख लेते हैं। बस लोग मिलान करने को पूछा जा सकता है। टिग्रे रीजन लोकेटेड इन इथियोपिया। माली में कू हुआ, यहाँ पे नाइजर नदी है। किंगडम ऑफ एस्वातिनी साउथ अफ्रीका में है। गैम्बिया अटलांटिक कोस्ट पे है, और ये अफ्रीका का स्मॉलेस्ट नॉन आइलैंड कंट्री है, मतलब आइलैंड कंट्री को हटा दें तो सबसे छोटा देश होगा ये। त्रिपोली ये लीबिया का कैपिटल है और मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है। ये सारे जगह चर्चा में थे किसी ना किसी वजह से। ग्रैंड इथियोपियन रिनेसा डैम ब्लू नाइल पे है, और सूडान और इजिप्ट का डिस्प्यूट है। बेसिकली जो असवान डैम है जिसको इजिप्ट का लाइफ लाइन कहते हैं, उसको खतरा है इससे। ट्यूनीसिया में मजरदाह नदी बहती है। दारफुर क्षेत्र सूडान के पश्चिम क्षेत्र में है। मोरक्को में इजराइल ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन खोला है अंडर द अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड को हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था, और ये मागरिब लीग का पार्ट है। मागरिब रीजन आप जानते हैं कहाँ पे है। और इब्न बतूता इसी मोरक्को का था जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। तुगलक वंश का उस समय चल रहा था, तुगलकी फरमान आपने सुना होगा। ओके, जाम्बिया में चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट चुने गए हकाइडे हिचिलेमा, HH याद रखेंगे। विक्टोरिया फॉल्स है यहाँ पे। अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर कंट्री है जाम्बिया आफ्टर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट है गिनिया, यहाँ मिलिट्री कू हुआ, ये वेस्टर्न अफ्रीका में है ऑन अटलांटिक कोस्ट, और नाइजर एंड गैम्बिया नदी यहाँ बहती है। नेक्स्ट है सोमालिया,
ये ईस्टर्न मोस्ट रीजन है अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है और इक्वेटर यहाँ के साउदर्न पोर्शन से पास करता है। देन नेक्स्ट है बुर्किना फासो, ये भी अफ्रीका में है और ये पहले फ्रेंच कॉलोनी थी। नाउ कुछ एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस को देखते हैं, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज को देखेंगे, फिर हमारा आईआर कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमने सिर्फ उस देश का नाम लिखा है, बाकी आप इंडिया समझ लेंगे, ठीक है। जैसे यहां तक बायलैटरल है। युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ, पैसेक्स अजय वॉरियर कोंकण यूके इंडिया यूके, शक्ति इंडिया फ्रांस, ईयू नाव फॉर इंडिया ईयू, इंद्र एंड जापद इंडिया रसिया, काजिंद इंडिया कजाकिस्तान, जायद तलवार इंडिया यूएई, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, जिमेक्स जापान इंडिया, कॉर्पेट थाईलैंड, अच्छा कॉर्पेट और भी आएगा, जैसे यहाँ देखेंगे कॉर्पेट इंडोनेशिया का भी, ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया, सिम्बेक्स सिंगापुर, इकुवेरिन इंडिया मालदीव, समुद्र शक्ति एंड कॉर्पेट इंडिया इंडोनेशिया, अल मोहद अल हिंदी इंडिया सऊदी, मित्र शक्ति ऑपरेशन सागर एंड आरक्षा ये इंडिया श्रीलंका में है। देन पैनेक्स 21 ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए पुणे में बिम्स्टेक कंट्रीज का था। सागर शक्ति कच्छ में हुआ, बहुत सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं और इंडिया की कितनी कॉम्बैट रेडीनेस है इसको चेक करने के लिए था। ऑपरेशन सर्प विनाश ये पुंछ में मिलिटेंट्स के अगेंस्ट था। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन एससीओ मेंबर्स के बीच पीस को इस्टेब्लिश करना। मिलान एक्सरसाइज मिलान ये इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का है। कटलस एक्सप्रेस 2021 ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में हुआ ये, और इसमें ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया यूएसए यूके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स एट्सेट्रा ने इंटरपोल एट्सेट्रा ने पार्टिसिपेट किया। सी कैट ये यूएस नेवी द्वारा, इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, और इसमें साउथ ईस्ट एशियन देशों के बीच आपस में सहयोग पे था। एक्सरसाइज मालाबार में क्वाड के चारों देश हैं, एंड सिटमैक्स में सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड है, और चीरू में नाम से ही क्लियर है चाइना ईरान एंड रसिया का ये एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है आईआर और साथ साथ सिक्योरिटी को, और इसके बाद हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ साथ हम सोशल इशूज, और सोशल इशूज के साथ साथ जो एक छोटा सा और सेक्शन है कल्चर उसको देखेंगे, उसके बाद साइंस एंड टेक। धन्यवाद।